ध्यान देंगे। अभी हमने हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेट फॉर्मेशन की कुछ रिएक्शन स्टडी कर ली है। हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेट फॉर्मेशन की रिएक्शन स्टडी कर ली थी। अब इसमें आगे जो है हाइड्रेट हाइड्रेट फॉर्मेशन का एक बार एग्जांपल नोट करेंगे कि हाइड्रेट फॉर्मेशन किस केस में होता है। ना हाइड्रेट फॉर्मेशन किस केस में होगा? हाइड्रेट फॉर्मेशन तीन केसेस होते हैं जब हाइड्रेट फॉर्मेशन होता है। तीन केसेस होंगे जब हाइड्रेट फॉर्मेशन होगा। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कब बनती है? तो उस वो तीन केसेस क्या है? पहला केस है हमारा, फर्स्ट केस इज कोऑर्डिनेटेड वाटर। कोऑर्डिनेटेड वाटर अगर आएगा, कोऑर्डिनेटेड वाटर, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं उसका, तो NiH2O होल 6 3+, इसके अंदर कोऑर्डिनेटेड वाटर का 6 है ना, तो 6 इस तरह से होंगे वाटर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। वो अपने लोन पेयर दे रहा होगा, वो क्या करेगा? अपने लोन पेयर देगा, ये इस तरीके से H2O। ये कोऑर्डिनेटेड वाटर होता है। इसको भी हाइड्रेट फॉर्मेशन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेट फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेटेड वाटर। क्लियर? कोऑर्डिनेटेड वाटर। ये एग्जांपल, बहुत सारी एग्जांपल है इसके अंदर, बहुत सारी एग्जांपल है इसके अंदर। NiH2O होल 6, जैसे COH2O होल 6 3+ ले लिया, इसको 2+ देना, निकल एक्चुअली में 2+ में ज्यादा स्टेबल होता है, 2+। ऐसे ही एग्जांपल ले लिया, जैसे COH2O होल 6 3+ या 2+, दोनों ले सकते हैं। फिर CrH2O होल 6 3+, ये कोऑर्डिनेटेड वाटर होगा। ये 6 आएगा, ये 6, इसको 6 को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। दिस 6 इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। दूसरा एग्जांपल लिया इसका कोऑर्डिनेटेड वाटर के अंदर। फिर अब आ गया इंटरस्टिशियल वाटर। इंटरस्टिशियल वाटर, इंटरस्टिशियल वाटर यानी इंटरस्टिशियस में स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। वाटर कहाँ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? इंटरस्टिशियस में। जैसे इसमें एग्जांपल लिया मैंने, एग्जांपल ये ले लिया BaCl2 डॉट 2H2O। तो वाटर क्या होगा? जैसे Ba2+ और Cl- है, Ba2+ हो गया, Cl- हो गया, तो फिर Ba2+ हो गया, Cl- हो गया, तो जो Ba2+ हो गया, Cl- हो गया, जो खाली जगह जहां पे मिलेगी वाटर को जहां खाली जगह मिल जाएगी, जैसे ये आ गया Cl- Ba2+ और ये फिर Cl- आ गया, तो वाटर को यहाँ खाली जगह मिल गई, यहाँ स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। जो भी खाली जगह मिलेगी वहां पे वाटर, H2O, यहाँ क्या आ जाएगा? वाटर, यहाँ वाटर आ जाएगा। खाली जगह पे वाटर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, खाली जो स्पेस होगी वहां पे वाटर आ जाएगा। इसे बोलेंगे इंटरस्टिशियल वाटर। इसे क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल वाटर। यानी वाटर विल ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियस फॉर्म्ड बाय कैटायन एंड एनायन। कैटायन एनायन से जो इंटरस्टिशियस बनेंगे, वहां पे वाटर आ जाएगा, वहां पे वाटर आ जाएगा। समझ आ गया कि नहीं है? दिस इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल वाटर। क्या बोलेंगे इसको? इंटरस्टिशियल वाटर। नेक्स्ट नोट करना है। थर्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर में क्या आएगा? हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है इसका, और इसका स्ट्रक्चर बहुत तरीके से पूछा हुआ है। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर है? इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर है, ये निकालना है तुम्हें। हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर्स आर देयर इन दिस मॉलिक्यूल। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। कितने हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये नोट कर लेंगे एक बार। इंपॉर्टेंट चीज है ये। स्ट्रक्चर इसका ना, ये इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, ये इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ आंसर निकालने के लिए हम कर रहे हैं। क्वेश्चन आया वो जेईई एडवांस में कि इसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड्स हैं। इसके अंदर जैसे बॉन्ड दे दिए, इसके अंदर आयनिक बॉन्ड है, एक मिनट, इसके अंदर आयनिक बॉन्ड है, ये ऑप्शन दे देंगे ऐसे, आयनिक बॉन्ड है। बी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। सही है, इसके अंदर आयनिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कि हाइड्रोजन बॉन्ड है।
और डी दे देगा आयनिक आ गया, कोऑर्डिनेट आ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, या कोवेलेंट बॉन्ड है, या कोवेलेंट बॉन्ड है। इनमें से आंसर बताना कि कौन सा आंसर होगा। स्ट्रक्चर मैं इसका बता रहा हूँ, CuSO4.5H2 ध्यान देना, स्ट्रक्चर ऑफ CuSO4.5H2। और ये मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है इसका, लेकिन आंसर निकालने के लिए हम इस तरह से निकालते हैं, सही ना। CuSO4.5H2 H2O OH2 OH2, ये आ गया 4, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 4, यहाँ पे 4 आ गया, और इसका एक्चुअल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ये भी ध्यान रखना। इसमें हमारा 4 निकल रहा है, एक्चुअल में 6 होता है ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका। अब S ध्यान देंगे, अब बीच में आया ये OHH, ये पांचवा जो मॉलिक्यूल है बिल्कुल बीच में रहेगा, यहाँ पे इस O की इस H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। दो लोन पेयर थे, दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ गए, और बचा क्या अब सल्फेट आयन। सल्फेट आयन इस तरह से आएगा, SO नेगेटिव SO नेगेटिव, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये इस तरह से आएगा, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, समझ आया। इस तरह से स्ट्रक्चर है, CuSO4.5H2 होगा। तो तुम्हें बताना है इसमें कौन कौन से बॉन्ड्स हैं। सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। आयनिक के अलावा तीनों है, चारों बॉन्ड है इसके अंदर। कॉपर 2+ में और SO4 2 नेगेटिव में कौन सा बॉन्ड हो गया, प्लस और माइनस में? आयनिक। आयनिक हो जाएगा ना। और हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है तुम्हें, हाइड्रोजन बॉन्ड ये रहा, ये रहा हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया। और H2O में कौन सी, ये कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। और ये कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। समझ आया कि नहीं है। तो उसमें सारे बॉन्ड्स होते हैं वाले। और कितने वाटर मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है? 4 1 ये ना, ये वाला बीच वाला ध्यान देंगे इधर, दिस मॉलिक्यूल ओनली इज हाइड्रोजन बॉन्डेड, ये ना। नहीं समझ आई बात? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कितने मॉलिक्यूल्स है 5 में से जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है। नहीं समझ आया सर, ये एक बार और बता दो। क्या ये पूरा स्ट्रक्चर क्या? नहीं सर, ये हाइड्रोजन वाला H2O जो है, इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना, ध्यान देना। H2O के अंदर, एक मिनट जाओ, अब चेक करो इसमें किस वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इस वाले के साथ ना, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, यही तो है ये वाला मॉलिक्यूल जो है। यस सर। ना, इसी की यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसी की यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसकी तो नहीं हो रही ना, इसकी तो, इनकी तो नहीं हो रही है। यस सर। समझ नहीं है, तो इसलिए ऐसा होता है इसमें। और ना, ये वाला मॉलिक्यूल है बिल्कुल डीप विद इन द स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल फंसा हुआ है ना चारों तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। यस सर। यस सर। है ना। इस वजह से ना, अगर हम इसको हीट करते हैं, ध्यान देना, अगर मैं इसको हीट करता हूं लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो मिलता है CuSO4.H2O। क्या मिल जाता है, CuSO4.H2O। सही ना, क्या मिल जाएगा, CuSO4.H2O। सही, .H2O मिलेगा। एक H2O क्यों रह गया, क्योंकि ये वाला मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकला। लेस देन, और अगर मैं इसको हीट कर दूं अब ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस, ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये बाहर निकल जाएगा और CuSO4 मिल जाएगा। और अगर हम इसको हीट करते हैं 720 डिग्री सेल्सियस, ग्रेटर देन
मतलब 800 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेट 720 डिग्री सेल्सियस, इस पे अगर हीट कर देंगे तो मिल जाएगा CuO प्लस SO3, और थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ता है ना तो ये SO3 भी टूट जाता है SO2 प्लस हाफ O2 में। समझ आ गई पूरी रिएक्शन ये? यस सर। तो ये हीटिंग इफेक्ट है Yes, इस sir. हाइड्रेटेड सॉल्ट के ऊपर, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, जिसको हम ब्लू विट्रोल भी कहते हैं। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं है। ओरिजिनल स्ट्रक्चर भी, चलो ओरिजिनल स्ट्रक्चर एक बार देखना तो देख लो जल्दी से। ये लास्ट में बताता हूँ। उसके जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ऐसे वाले, मैं इनके ऊपर ना एक बार हीटिंग इफेक्ट बता रहा हूँ। एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस काफी आए हुए हैं, इसलिए एक बार सुन लेंगे। इसमें कुछ पूछना तो नहीं किसी को? ऐसे जितनी भी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होती है ना, उसमें टेम्परेचर पहले होगा लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, और बाद में होगा ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस, और लास्ट में होगा 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ये 3 टेम्परेचर याद रखना है, ये 3 टेम्परेचर याद रखने हैं। ऐसे ही टेम्परेचर आएंगे सारे ये, तो नोट करना आगे। अब जैसे मैंने इसकी जगह ले लिया से ZnSO4 .7H2, क्या नाम होता है इसका? व्हाइट विट्रियोल। बहुत अच्छे, व्हाइट विट्रियोल। क्या नाम है इसका? व्हाइट विट्रियोल। व्हाइट कलर का होता है ये क्या होगा? व्हाइट कलर का। अगर याद रखते हो तो याद कर लेना, कभी भी D10 वाली कंसेंट्रेशन आती है। कौन सी वाली कंसेंट्रेशन? D10, तो कलर लेस हो जाता है कंपाउंड। तो ये D10 वाली कंसेंट्रेशन आ रही है इसमें। कंसेंट्रेशन कौन सी आ रही है इसके अंदर? D10 वाली। जिंक 2 प्लस आर्गन 3D10 होगा कि नहीं? तो इसलिए व्हाइट विट्रियोल। नाम क्या है इसका? व्हाइट विट्रियोल। व्हाइट विट्रियोल है ये, और इसको हीट करते हैं लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस। पहले क्या आएगा? लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस। तो क्या मिलेगा? ZnSO4.H2O। यही किया ना पीछे भी। फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? ग्रेटर देन 200 ग्रेटर डिग्री देन 200 सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। तो उसमें क्या होगा? ZnSO4 मिल जाएगा, तो ZnSO4 आ जाएगा। उसके बाद अब क्या कर देंगे? 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अब टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 800 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेट। ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेट, लिख देना ये। इसके आसपास होगा तो क्या मिल जाएगा? ZnO प्लस SO3। और SO3 भी ये टूट जाता है SO2 प्लस हाफ O2 में। SO2 प्लस हाफ O2। ध्यान रखना, अभी तक मैंने जो दो कंपाउंड्स लिए हैं उनमें जो सेंट्रल एटम है उसकी स्टेट मैक्सिमम है कि नहीं? कॉपर की मैक्सिमम स्टेट क्या होती है? +2। जिंक की मैक्सिमम स्टेट क्या होती है? +2। इसलिए ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हुए हैं। पता लग गया मैंने क्या बोला है? यस सर। हाँ। अब जैसे मैं ले रहा हूँ, ध्यान देना, अगला एग्जांपल, अगला इंपॉर्टेंट एग्जांपल ध्यान देंगे। जैसे अगर मैंने ले लिया से, हाँ ये लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पता नहीं कितनी बार मेंस में और नीट में आया हुआ है। FeSO4.7H2। पहले बताओ इसका नाम क्या होता है? ग्रीन विट्रियोल। हाँ ये पता है ना, ग्रीन विट्रियोल। FeSO4.7H2, दिस इज कॉल्ड एज ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल। अच्छा एक चीज और ध्यान रख लेंगे, यहीं पे बता देता हूं मैं। जो व्हाइट विट्रियोल लिया है, और एक होता है एप्सम सॉल्ट। याद है क्या होता है एप्सम सॉल्ट? MgSO4। ये विधि ने बोला है। यस सर। MgSO4.7H2 ये होता है एप्सम सॉल्ट, इसको बोलते हैं एप्सम सॉल्ट। दिस इज कॉल्ड एज एप्सम सॉल्ट, EPSOM, एप्सम सॉल्ट। इसका भी हीटिंग इफेक्ट सेम होता है व्हाइट विट्रियोल की तरह। इसका भी हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? सेम होता है, जैसे मैंने व्हाइट विट्रियोल का किया था, सेम ऐसे ही होगा इसका भी। सही ना? और इसमें भी Mg की जो स्टेट है मैक्सिमम है कि मिनिमम है, या बीच में है? सर मैक्सिमम है। मैक्सिमम, इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। और इन दोनों को या इन तीनों को भी बोलते हैं, इसको, इसको और एक इसको, तीनों को हम बोलते हैं, याद रख सकते हैं वर्ड तो याद कर लेंगे, आइसोमॉर्फ्स। ISOMORPHS, आइसोमॉर्फ्स। क्या पता मैंने ये वर्ड पहले भी यूज किया हो कभी? किया था सर। सर एटॉमिक स्ट्रक्चर में। हाँ तो ये बस ही ध्यान रख लेंगे। मैं इसको समझाऊंगा आइसोमॉर्फ्स क्या होते हैं और क्या कंडीशन है उसकी बनने की। उसके भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में कि ये आइसोमॉर्फ्स है कि नहीं, जिसके अंदर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बिल्कुल सेम हो। ये तो दिख ही रहा है इसके अंदर,
कैटायन क्या हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो लगभग, कैटायन क्या हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो लगभग, और जो एनायन है उनकी शेप सेम होनी चाहिए। एनायन की शेप, इसमें तो एनायन है ही सेम, तो शेप तो सेम होगी, इसलिए ये आइसो। हाइब्रिडेशन कोई शेप सेम मतलब हाइब्रिडेशन सेम आएगी उसमें। अच्छा अब लिया मैंने FeSO4.7H2O, अब क्या लिया FeSO4.7H2O, इसको हीट करेंगे तो FeSO4.7H2O को हीट करेंगे तो क्या आएगा, सेम चीज ध्यान देंगे, पहले FeSO4.H2O लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, तो पहले आ जाएगा FeSO4 डॉट FeSO4 डॉट H2O, समझ आ गया कि नहीं है, FeSO4 डॉट H2O, फिर इसको हीट करेंगे तो सर FeSO4 अब ध्यान देंगे FeSO4 डॉट, अब इसको हीट किया तो FeSO4 और टेम्परेचर more than 200. मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान देना, अब इसमें हीट करेंगे तो वाटर तो है नहीं, अब क्या होगा, अब क्या होगा इसके अंदर, जैसे पहले कर रहे थे Fe2O3. Fe2O3, FeO. ध्यान देंगे इधर। अब इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, सल्फेट आयन जो होते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे कि नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं होते क्योंकि इसमें सल्फर की स्टेट मैक्सिमम है, देखो जरा सल्फर की स्टेट क्या आ रही है इसमें +6, बोलो यस सर मैक्सिमम स्टेट में कौन सा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग, तो इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, इसकी स्टेट रिड्यूस होगी और दूसरे की स्टेट को क्या करेगा, बढ़ा देगा, दूसरे की स्टेट को क्या करेगा, बढ़ा देगा, और टेम्परेचर कितना हो जाएगा अब 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अभी तक जो पीछे हमने किया था क्या सब में स्टेट मैक्सिमम थी कि नहीं, इसमें स्टेट मैक्सिमम तो नहीं है, मैक्सिमम नहीं है, इसीलिए इसके अंदर आ जाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। SO3 क्यों आया, सिंपली बैलेंस करने के लिए, और लेना पड़ेगा 2 FeSO4। देखो आ रहा है आंसर किससे कि नहीं, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, यस सर समझ आ गया कि नहीं है, तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 आ जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन ये वाली, यहां से सबसे इंपोर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार नीट में आई हुई है, एम्स में आई हुई है और जेईई एडवांस में आई हुई है, कि बोलेगा ग्रीन कलर की क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, हीट करने पर 2 सल्फर की गैसेस दे रही है। मैं एक हिंट दे रहा हूं सिर्फ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है इसका, हीट करने पर 2 सल्फर की गैसेस दे रही है, वो कौन सा सॉल्ट है, कौन सी सॉल्ट है वो, ग्रीन विट्रियोल, यही तो है, ग्रीन क्रिस्टलाइन सॉल्ट है कि नहीं है, यस सर नहीं समझ आ रहा, हाँ तो ये अभी अभी तो तुम्हें समझ आ गया होगा, क्योंकि अभी मैंने जब पूरी केमिस्ट्री पढ़ लोगे अचानक से बीच में क्वेश्चन आएगा तो फंस जाओगे, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। यही 2 सल्फर की गैसेस देता है SO2 और SO3, एक कंपाउंड और है कहने को जो देता है, जैसे अगर मैं बोलूं CrSO4, ध्यान देंगे मैं इसको इधर ही बता रहा हूँ, CrSO4 है, अगर मैं इसको हीट करूंगा तो, इसको ज्यादा हीट करेंगे तो क्या इसमें क्रोमियम की स्टेट मैक्सिमम है, नो सर क्रोमियम की +2 स्टेट आ रही है ना, क्रोमियम की मैक्सिमम होती है +3 और +6 और +3 दो होती हैं, तो ये ऑक्सीडाइज होके ये भी क्या दे देगा, सल्फेट आयन क्या काम कर जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, हीट करने पर ये भी देगा Cr2O3 प्लस SO2, बैलेंस करने के लिए SO3, बैलेंस करने के लिए SO3। कैसे मिल रहा आंसर, समझ आ रहा है, सल्फेट आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सल्फर की स्टेट इसमें कम होगी, और स्टेट कम होगी इसका मतलब सल्फेट से बन गया SO2, रिड्यूस हो गया कि नहीं है, और इसमें आयरन की स्टेट +2 है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, सल्फेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था तो इसकी स्टेट को बढ़ाएगा, इसलिए Fe2O3 बना दिया, बैलेंस करने के लिए क्या आ गया SO3। ऐसे ही क्रोमियम की स्टेट यहाँ +2 है, सल्फेट आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद रिड्यूस होगा SO2 में, और दूसरे की स्टेट बढ़ाएगा, क्या बना देगा +3, और बैलेंस करने के लिए क्या आ गया SO3। ये वाला आज तक कभी नहीं आया, दिस इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, और ये कभी नहीं आया आज तक,
ये कभी नहीं आया ये वाला। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आ सकता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ग्रीन, जो मैंने ये ग्रीन विट्रियोल लिया है। समझ आया कि नहीं? है जब स्टेट बीच में होगी तो सल्फेट क्या करेगा, स्टेट को बढ़ा देगा, तो स्टेट को बढ़ा देगा। पहले टेम्परेचर क्या होता है, लेस देन 200, फिर क्या होता है ग्रेटर देन 200, फिर क्या होता है 800 के आसपास। नहीं समझ आ रहा? आ गया सर। सर आ गया देखो ये, सर। हाँ ये कर लोगे ना सर? आगे जाके। हाँ बोलो। सर बट ये क्रोमियम की मैक्सिमम स्टेट तो आई नहीं, तो ये और फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा? ऐसा ना, इसके जो अगर मान लो मैक्सिमम स्टेट लेके आओगे क्रोमियम की, ये CrO5 होता है, ये हाईली अनस्टेबल होता है कि नहीं, पेरोक्सो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल तो होता नहीं है, क्योंकि इसमें पेरोक्साइड लिंकेज होती है 2-2, तो इसलिए इसको लेके नहीं आता, ध्यान रखना चीज का, इसलिए इसको लेके नहीं आएगा ये। बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर जो इसका होता है, मैंने रेडॉक्स में बताया हुआ है। तो Cr2O3 स्टेबल होता है, Cr+3 भी इसका बहुत स्टेबल स्टेट होती है, Cr3+ भी बहुत स्टेबल स्टेट है। और मैक्सिमम जरूरी नहीं है कि ऑक्सीडाइज, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी तो इतना अच्छा नहीं है ना कि दूसरे को पूरी इसकी मैक्सिमम स्टेट तक ऑक्सीडाइज करे, तो इसलिए Cr2O3 बनेगा। याद रहेगा कि नहीं ये? यस सर। चलो नेक्स्ट अब है, तो ये मैंने हिंट दे दिया कि क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स होते हैं तो उसमें रिएक्शन होती कैसे है। पहले टेम्परेचर लेस देन 200, फिर ग्रेटर देन 200, फिर 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, जैसे अगर मैं ये थोड़ा सा ना अलग है उनसे, अलग कैसे, जैसे FeSO4 है, ध्यान देंगे। अगर मैं FeSO4 ले लेता हूँ, Fe2SO4 होल थ्राइस, Fe2SO4 होल थ्राइस, इसको हीट कर दिया अगर मैंने, वही अप्रोक्सीमेटली 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो क्या होगा, इसमें तो स्टेट मैक्सिमम है कि नहीं मैक्सिमम, तो क्या होगा Fe2O3 मिल जाएगा प्लस SO3, Fe2O3 प्लस SO3, यही तो होगा इसमें। अब इसमें सल्फेट ऑक्सीडाइजिंग का काम तो नहीं कर पाएगा, इसीलिए जो स्टेट थी वही स्टेट आ जाएगी। हाँ इसको तुम और हीट कर दोगे तो ये SO2 प्लस O2 में और टूट जाएगा, फर्दर हीटिंग पे SO3 गैस जो ये टूट जाएगी और SO2 प्लस O2 मिल जाएगा, हाफ O2। फिर ये रिएक्शन याद कर लेंगे। फिर अगला आया जैसे ये तुमने सबने सुना होगा, इंपॉर्टेंट है काफी, ध्यान से करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, S ब्लॉक के अंदर आएगा ये CaSO4.2H2O, क्या नाम होता है इसका, सबने पढ़ा होगा 10th क्लास में, बहुत अच्छे, जिप्सम है, जिप्सम, GYPSUM। इसको हीट किया हमने, फिर वही लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, लेस देन 2, अगर किसी को एग्जैक्ट टेम्परेचर याद करना है तो 120 डिग्री सेल्सियस होता है, याद कर लेना ये। इसमें ये मैंने जनरलाइज कर रखा है कि लेस देन 200, ग्रेटर देन 200 और 800, समझे कि नहीं? ये जनरलाइज कर रखा है, नहीं तो 800 जरूरी नहीं है, 800, 720, 750 ऐसे भी हो सकता है। और इसको हीट किया, अब इसको हीट करेंगे 120 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या मिलता है, CaSO4 H2O, हाफ H2O, या नहीं यार, हाफ H2O, 0.5 H2O, 0.5 H2O लिखा है मैंने, ये 0.5 H2O या हाफ H2 लिख देना। इसको क्या बोलते हैं, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको पता नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और इसको अगर हीट कर देंगे ग्रेटर देन 200 पे, तो क्या होगा, प्लास्टर, एग्जैक्ट, डेड बर्न प्लास्टर। ये 10th में पढ़ा हुआ है सबने, यस सर, डेड बर्न प्लास्टर, हाँ ये मिल जाएगा डेड बर्न प्लास्टर। तो टेम्परेचर तुम्हें क्या पता एग्जैक्ट भी बताऊं, टेम्परेचर क्या पता तुम्हें एग्जैक्ट भी बताऊं, तो ये आ जाएगा डेड बर्न प्लास्टर, सही ना? ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं कि डेड बर्न प्लास्टर कौन सा है इसमें। तो ये मैंने टेम्परेचर जो जनरलाइज किए हुए ना, ये जनरलाइज फॉर्म में याद रखना, इसके आसपास ही होते हैं टेम्परेचर। और इसके बाद अगर मैं इसको 800 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दूं अप्रोक्सीमेटली, तो क्या होगा, तो क्या मिलेगा, अभी बताया मैंने पीछे, CaO प्लस SO2 प्लस हाफ O2, CaO प्लस SO2 प्लस हाफ O2, समझ आया कि नहीं ये? यस सर। और इसके उल्टा, हाँ एक चीज और ध्यान रखना, इसके जो उल्टा प्रोसेस होता है, इससे ये क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रेशन, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसमें 3/2 H2O हम ऐड करते हैं, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, सही ना? Ca2 पानी डाल रहे हैं ना इसके अंदर, इसमें क्या डाल रहे हैं, POP में अगर पानी डालते हैं तो क्या सेट हो जाता है कुछ टाइम में, POP सब करवाते हैं घरों में, तो जैसे ही पानी नहीं पड़ता उसमें कुछ टाइम के बाद ये सेट हो जाता है,
इसीलिए इसमें पानी नहीं पड़ने देते, जब इसको यूज करना है तो ही इस पे पानी पड़ने देंगे। दिस इज कॉल्ड एज सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये कैसे कैटलाइज होगा? ये कैसे कैटलाइज होता है? NaCl डालने से। NaCl डाल देंगे ना तो रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। NaCl नमक डालने से, नमक डालने से रिएक्शन थोड़ा सा क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। और अगर हम इसमें बोरेक्स डाल देंगे तो रिएक्शन थोड़ा स्लो हो जाएगा। बोरेक्स क्या होता है? डिटेल लूंगा इसकी। किससे फास्ट होती है रिएक्शन? NaCl से। NaCl से रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, एक्सेलरेट हो जाएगी, कैटलाइज हो जाएगी। और बोरेक्स डालने से Na2B4O7.7H2O, Na2B4O7.10H2O, तो उससे रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। बोरेक्स से स्लो, वैसे फास्ट। समझ गए कि नहीं है? तो ये भी हीटिंग इफेक्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखूंगा कि एस ब्लॉक में किसको याद है ये। एस ब्लॉक में देखूंगा मैं किसको याद है ये वाली चीज, एस ब्लॉक के अंदर है। नेक्स्ट अगर मैं ले लेता हूं, सपोज ध्यान देना, अगर मैं ले लेता हूं इसी के अंदर, अब ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखते हैं कौन सोच पाता है ये। SnSO4 तो क्या बनेगा? क्या बन जाएगा इसमें? सल्फर टिन की क्या स्टेट मैक्सिमम है इसमें? मैक्सिमम तो नहीं है ना इसके अंदर, नहीं। तो क्या मिलेगा? SN2O3 SnO2 +4 स्टेट होती है मैक्सिमम इसकी, +4 मैक्सिमम। साथ में क्या मिलेगा? सल्फेट किस पे रिड्यूस हो जाएगा? +SO2 आएगा। SO2 की नहीं? चेक करो एक बार। और क्या आएगा साथ में, देखो एक बार। नहीं समझ आया? इसमें और क्या आएगा साथ में? सर SO3 कुछ भी नहीं आएगा। रिएक्शन बैलेंस तो है अभी ये। हम SO3 जो लगाते थे कैसे लगाते थे? बैलेंस करने के लिए ना, तो इसमें बैलेंस नहीं है रिएक्शन ये। यस सर बैलेंस है। बैलेंस है ना? हाँ, ये बैलेंस इक्वेशन है, तो इसमें और कुछ नहीं आएगा साथ में। सही है। अच्छा, एक चीज ना मैं लिख रहा हूँ सिर्फ, ये समझ नहीं आएगा, बाद में समझ आएगा जब डिटेल में हम इनऑर्डर के अंदर आएंगे। ये डायरेक्ट याद कर लेना इसको एज इट इज। अभी Na2SO3 है ना, Na2SO3 जब इसको हीट करते हैं, सल्फर की स्टेट इसमें क्या है? +4। कभी भी मिडल वाली स्टेट होती है, तो वो बढ़ती भी है और कम भी होती है। बड़ी जो बीच वाली स्टेट होती है, हीट करने पर वो बढ़ती भी है और कम भी होती है। तो क्या आएगा? Na2SO4 प्लस Na2S। Na2SO4 प्लस Na2S मिलता है। Na2SO4 प्लस Na2S हीट करने पर। और अगर मैं इसके अंदर, ये क्वेश्चन आता है, सल्फर डिसअपियर्स ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम सल्फाइड, ये क्वेश्चन आएगा तो ये रिएक्शन नहीं है। सल्फर डिसअपियर्स ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम सल्फाइड, रीजन ए क्लियर सॉल्यूशन ऑफ हाइपो इज फॉर्म। ये क्लियर सॉल्यूशन होती है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। आयोडीन को एक्सचेंज को क्लियर करने के लिए हम इसमें क्या डालते हैं? हाइपो डालते हैं। तो ये सल्फर डिसअपियर कर जाएगा, Na2H2O3 बन जाता है। इसको बोलते हैं क्लियर सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड एज क्लियर सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन पूछते हैं, बोर्ड में भी आया वो क्वेश्चन वाला, कि व्हाई सल्फर डिसअपियर्स ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम सल्फाइड, रीजन बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Na2SO3। और इसमें अगर मैं ये आगे मैं स्प्रिंग सिलेक्शन में बताऊंगा, ये डिटेल अभी बस सिर्फ याद कर लेना। इसको हीट करते हैं अगर, तो Na2S5 मिलता है। Na2S5 प्लस Na2SO4, Na2S5 प्लस Na2S5 प्लस Na2SO4। इसको इसमें भी सल्फर डालते हैं ना तो भी मिल सकता है। इसमें अगर Na2S में सल्फर डाल दूं, स्ट्रक्चर इसका S5 का ये होता है। नहीं समझ आएगा अभी, ध्यान रखना चीज का, इसको मैं बाद में याद कराऊंगा। ये S5 है, S5 इधर नेगेटिव, इधर एक Na आ गया और एक Na इधर आ गया। Na2S5 ये होता है। Na2S5 सल्फर की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, तो ये कैटिनेशन हो रही है सल्फर के अंदर। Na2S5 मिलता है इसके अंदर, तो इसको ध्यान रख लेंगे। ये रिएक्शन याद करनी है। हीटिंग इफेक्ट जो मैंने बताया है, बस मेन चीज जो तुम्हें याद रखनी है, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के अंदर हीटिंग इफेक्ट में क्या याद रखना है तुम्हें?
क्या याद रखना है इसके अंदर कि अगर अगर टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस है तो क्या होगा, एक वाटर बच जाएगा। ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस तो क्या होगा, सारे वाटर खत्म हो जाएंगे। और 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास है तो क्या मिल जाएगा, SO2 प्लस हाफ O2 साथ में जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए वो मिल जाएगा उसके साथ, सही ना। तो ये ध्यान रखना, ये हीटिंग इफेक्ट था, ये हीटिंग इफेक्ट था, मैंने ये बता दिया इसके अंदर हाइड्रेटेड वाटर के अंदर। किसमें, हाइड्रेट फॉर्मेशन के अंदर। हाइड्रेट फॉर्मेशन 3 तरीके से होता है, तुम्हें ये याद रखना है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या, एक तो कोऑर्डिनेटेड वाटर होगा, दूसरा इंटरस्टिशियल वाटर होगा, और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर होगा। पहला कोऑर्डिनेटेड, दूसरा इंटरस्टिशियल, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेटेड, इंटरस्टिशियल, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, ये 3 तरीके से हाइड्रेट फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर क्या होता है, तो सफिशिएंट लेदर प्रोड्यूस करता है सोप के साथ, तो सॉफ्ट वाटर। बिल्कुल सही है। हाँ, हार्ड वाटर क्या है, जो लेदर फॉर्मेशन नहीं करेगा, और सॉफ्ट वाटर क्या होगा, जो लेदर फॉर्मेशन करेगा। फर्क है ना। हार्ड वाटर मैं एक बता देता हूं, जैसे वाटर प्लस सोप, लेदर फॉर्मेशन हो गया, अगर झाग बन जाती है, लेदर फॉर्मेशन हो गया, तो वाटर को क्या बोलेंगे, सॉफ्ट वाटर। दिस इज कॉल्ड एज सॉफ्ट वाटर। एंड इफ देयर इज नो लेदर फॉर्मेशन देन इट इज कॉल्ड एज, तब उसे क्या बोलेंगे, हार्ड। वो अगर लेदर फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो हार्ड वाटर। अभी ये सॉफ्ट वाटर है। नो लेदर फॉर्मेशन तो क्या बोलेंगे, हार्ड वाटर। ये पढ़ा होगा, 9th-10th का ही काम है, ज्यादा टफ नहीं है ये। तो हार्ड वाटर, और हार्डनेस किसकी वजह से होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। हार्ड वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। मैंने इसका कुछ हिंट दिया हुआ है ना उसमें, एडवांस मोल्ड कंसेप्ट में। हार्डनेस जो होती है वाटर की, वो इन आयंस की वजह से होती है। ऐसा नहीं ये आयंस हमें नहीं चाहिए होते हैं, हमें ये आयंस भी चाहिए होते हैं। हार्ड वाटर को हम, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल पी नहीं सकते, इसको पी सकते हैं क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स होते हैं। हार्ड वाटर, सही ना, हार्ड वाटर। अब हार्ड वाटर में हम सोप को यूज क्यों नहीं करते। सोप को टेस्ट करना है अगर तुम्हें, या वाटर को टेस्ट करना है कि हार्ड है कि सॉफ्ट है, तो कैसे टेस्ट होगा वो, सोप डाल के। सोप कैन बी यूज टू टेस्ट हार्डनेस ऑफ वाटर। मतलब एक टेस्ट ट्यूब में तुमने दो टेस्ट ट्यूब में तुमने वाटर ले लिया, दोनों में हमने सोप डाला, जिसमें लेदर फॉर्मेशन हो जाएगा, वो क्या होगा, लेदर फॉर्मेशन हो गया तो वो होगा सॉफ्ट वाटर। और जिसमें जो सोप है वो एक व्हाइट कर्डी प्रेसिपिटेट बना देगा, इनसॉल्युबल्स कम बना देगा, तो उसमें वो वाटर कौन सा होगा, हार्ड वाटर। वो क्या होगा, हार्ड वाटर। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाई सोप कांट बी यूज्ड इन हार्ड वाटर। व्हाई सोप कांट बी यूज्ड इन हार्ड वाटर। तो सोप होता है हमारा RCOONA। सोप क्या है, RCOONA, ये सोप होता है। सोप में जैसे ही इसके प्रेजेंस में कैल्शियम आयंस आएंगे या मैग्नीशियम आयंस आएंगे, जो कि वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, अगर वो वाटर हार्ड है तो, ज्यादा प्रेजेंट है अगर, तो ये अगर आएंगे तो बन जाएगा RCOO। RCOO नेगेटिव था, RCOO क्या था, नेगेटिव, और Ca2 पॉजिटिव था, क्रॉस होके क्या बनेगा, Ca। ये बन जाएगा कि नहीं, और बनेगा RCOO होल ट्वाइस Mg, ये बन जाएगा, और साथ में 2Na प्लस बाहर निकल जाएंगे दोनों में से किसी एक से। दिस इज कॉल्ड एज इनसॉल्युबल स्कम और कर्डी प्रेसिपिटेट। इनसॉल्युबल स्कम, या इसको बोलते हैं कर्डी प्रेसिपिटेट। इनसॉल्युबल स्कम और कर्डी प्रेसिपिटेट, समझ आई बात कि नहीं है, ये समझ आई रिएक्शन कि नहीं, ये समझ पढ़ी भी होगी रिएक्शन। इन कर्डी प्रेसिपिटेट जो बनता है, इनसॉल्युबल स्कम या कर्डी प्रेसिपिटेट, जैसे ही सोप के अंदर सोप जो है हार्ड वाटर के कांटेक्ट में आएगा, यानी इन आयंस के कांटेक्ट में आएगा, इमीडिएटली ये बना देगा इनसॉल्युबल स्कम, और वो पूरा सोप वेस्ट हो जाएगा, वो यूज नहीं कर सकते। इसलिए क्लोथ्स वगैरह को हम हार्ड वाटर में यूज नहीं करते, वो कपड़ों के ऊपर गमी प्रेसिपिटेट चिपक जाएगा जाके। तो इसलिए डिटर्जेंट यूज करते हैं हार्ड वाटर के लिए, डिटर्जेंट यूज करेंगे हार्ड वाटर के लिए। समझ आ गया कि नहीं ये जो हार्ड वाटर है, ये बॉयलर्स के लिए या फिर लॉन्ड्री वगैरह में क्लोथ्स को वॉश करने के लिए ये यूजलेस है, इसका कोई यूज नहीं होगा वहां पे से। ये उल्टा एफिशिएंसी, जो बॉयलर्स की एफिशिएंसी है उनको खत्म कर देता है, बॉयलर्स की एफिशिएंसी को खत्म कर देगा। अब इस हार्डनेस जो 2 तरीके की होती है, हार्डनेस 2 तरीके की है, कौन कौन सी, एक होती है टेम्परेरी और एक होती है परमानेंट।
दो तरीके की हार्डनेस है, टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट। टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है? बाइकार्बोनेट, ध्यान रखना, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है? क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ Ca2+ एंड Mg2+, Ca2+ एंड Mg2+। ध्यान रखेंगे इसके अंदर जो मैं बताऊंगा यहाँ पे कि ये याद कैसे करेंगे, इस चीज को याद करेंगे। इसको बाइकार्बोनेट वीक एसिड का सॉल्ट है, क्लोराइड और सल्फेट स्ट्रॉन्ग एसिड के एनायंस है। ये वीक एसिड का एनायन है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो अभी यहीं तक करना है, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, क्योंकि अभी बंद हो